नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 जून 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे हिंदू के। सबसे पहले एडोलसेंट गर्ल्स के लिए न्यूट्रिशन संबंधित आर्टिकल, दूसरा गवर्नर के पास जो बिल आता है उस पर गवर्नर एक्शन नहीं लेते, तीसरा देश की इकोनॉमी से संबंधित, चौथा मणिपुर से संबंधित 2-3 पॉइंट हैं। मेनली मणिपुर से संबंधित नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित 2-3 पॉइंट हैं कि ट्राइबल आइडेंटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत से लोगों के लिए, इसलिए टेंशन्स होती हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले आज का एथिक्स का जो टर्म है वो डिस्कस कर लेते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? देखो, ये वो मोरल प्रिंसिपल्स या फिर वैल्यूज़ हैं जिसके बेस पे कोई पर्सन अपने बिजनेस में या फिर बिजनेस एक्टिविटीज़ में बिहेव करता है। फिर से बोलता हूं, इट रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल और वैल्यूज डेट गवर्न द वे बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज। आसान भाषा में बताता हूं एग्जाम्पल के साथ में। जैसे देखो, इंटीग्रिटी है। अब किसी जर्नलिस्ट के पास में इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी की वैल्यू है, उसके बेस पे वो काम करता है ना, तो फिर वो ट्रूथफुलनेस पे, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देगा, ना कि न्यूज़ को जल्दी देने में या फिर न्यूज़ को सेंसलाइज करने में। क्योंकि जर्नलिज्म की बेसिक वैल्यू है ये कि आप ट्रूथफुलनेस पे, न्यूज़ सच्ची है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, इस पे ज़्यादा तवज्जो दोगे। समझ गए? अब देखिए, फिर से डेफिनेशन पे आइए। ये वो मोरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ हैं जिसके बेस पे कोई बिजनेस या फिर इंडिविजुअल बिजनेस एक्टिविटीज़ में एंगेज होता है, अपने प्रोफेशन में वो इन वैल्यूज़ के आधार पर काम करता है, तो ये है प्रोफेशनल एथिक्स। एक और एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल है कॉन्फिडेंशियलिटी का। अब कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को बरतना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो डॉक्टर पेशेंट के सारे रिकॉर्ड्स को संभाल के रखे, किसी और के साथ शेयर ना करे। ये डॉक्टर की बेसिक ड्यूटी है। अगर डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो इसमें प्रोफेशनल एथिक्स, इसका मतलब उस डॉक्टर में नहीं है। अब समझ गए? अब यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ लीजिए। मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दे दिए आपको, ताकि ये लिखा हुआ है वो तो आपके काम आ ही जाए, दूसरे एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएं। आगे बढ़ें उससे पहले देखो, रिजल्ट आ चुका है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद अटेम्प्ट दिया होगा, जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो उनको तो देखो मैं बोलना चाहूँगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उतार चढ़ाव आते हैं एग्ज़ाम साइकिल में, लेकिन अगर आपने अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया है, बेस्ट तैयारी की है, तो फिर आपको देखो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का रिजल्ट ज़रूर आपको मिलेगा। मैं जानता हूँ कितना बुरा लगता है जब नहीं नाम आता लिस्ट में, लेकिन देखो ये जीवन का पार्ट है। आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते, अपने आप को स्ट्रोंग रख सकते हो और सिचुएशन के हिसाब से फिर से खड़े हो सकते हो। यही हमारे हाथ में है और यही आपको करना ही होगा। टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। 2024 में जिनका अटेम्प्ट होगा उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ, लगातार कंसिस्टेंट रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, गलतियों से सीखिए, सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। और जिनका क्लियर हुआ उनके लिए तो देखो बहुत बढ़िया मौका है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म भी डाल दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है, पता नहीं लग रहा है कैसे तैयारी की जाए मेंस की, जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है इस बार, उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म डाल दूंगा। आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो ताकि पता लग जाए कि आप कहाँ पे दिक्कत महसूस कर रहे हो और उसी के हिसाब से कुछ काम किया जा सके आपके लिए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल एडोलसेंट गर्ल्स के लिए न्यूट्रिशन से संबंधित है और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एडोलसेंट गर्ल्स मतलब वो लड़कियां जिनकी एज 10 से 18 साल के बीच में है। राइटर कहते हैं, अगर देखो हमें भारत के लिए फ्यूचर में पूरे पोटेंशियल को अनलॉक करना है, मतलब कि पूरा पोटेंशियल हमें रियलाइज करना है, तो एडोलसेंट गर्ल्स की हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा। मैं आपको एक डेटा बताता हूं। डेटा ये है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार हमारे देश में 59.1% जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं ना, वो एनीमिया की शिकार थी। 2019 से लेके 21 के बीच में ये डेटा कलेक्ट किया गया था। एनीमिया का शिकार होना मतलब खून की कमी होना।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का ये डेटा है, 41.9% यानी 42% जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है ना वो अंडर वेट थी, यानी उनकी एज के हिसाब से उनका वेट नहीं था। तो ये काफ़ी देखो चिंता वाला ट्रेंड है। वैसे तो देखो सरकार ने हेल्थ संबंधित बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, बट देखो एडोलसेंट गर्ल्स के न्यूट्रिशन से संबंधित सरकार ने कोई बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव या फिर बहुत ज़बरदस्त प्लान नहीं चलाया है। अब देखो हम रीजंस की बात करते हैं कि एडोलसेंट गर्ल्स में न्यूट्रिशन की कमी क्यों हो जाती है। देखो इस आर्टिकल में तो एक पैराग्राफ में थोड़ा सा बता के छोड़ दिया गया है, मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से फैक्टर्स बताता हूँ। जैसे देखो सबसे पहला तो है इकोनॉमिक रीज़न, क्योंकि देखो आपको पता है हमारे देश में अभी भी गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। गरीबी ज़्यादा है तो बहुत से लोग जो हैं वो न्यूट्रिशियस डाइट नहीं परचेज कर पाते हैं, तो ये एक रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न। उसके बाद आप देखिए सोशल रीजंस। सोशल रीजंस जैसे अभी भी देखो पैट्रियार्की काफ़ी ज़्यादा है, खास करके रूरल इलाकों में। तो 2 बच्चे हैं, मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, जो ज़्यादा तवज्जो किसको दी जाती है, सन को। पहले मैन खाना खाएंगे, बाद में बचा हुआ खाना वुमेन खाएंगी, और डॉटर तो पराया धन है, उनकी तो शादी हो जाएगी। तो सोशल रीजंस हैं। इसको आप कल्चरल रीजन भी मान सकते हो कि कल्चर ऐसा है। उसके बाद आप मानिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस मतलब बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पे रिसोर्स उपलब्ध ही नहीं है, मतलब अभी भी न्यूट्रिशियस डाइट उपलब्ध नहीं होगी, फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे पहाड़ों का एरिया है, डेजर्ट का एरिया है, थोड़ा कम सिग्निफिकेंट फैक्टर है लेकिन है। उसके बाद आप अवेयरनेस की कमी मानिए। अवेयरनेस की कमी जैसे कि देखो पता नहीं है कि बैलेंस डाइट है क्या, पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए, क्या शरीर को कंज्यूम करना चाहिए। पैसा है लेकिन पता नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। ये तो देखो इवन अमीर परिवारों में भी हो जाता है कि अवेयरनेस नहीं है कि इस एज में क्या देना चाहिए बच्चों को, क्या नहीं देना चाहिए। तो ये हमने फैक्टर्स की बात कर ली कि क्यों एडोलसेंट एज में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है लड़कियों में। अब देखो बात करते हैं क्यों जरूरी है एडोलसेंट एज में न्यूट्रिशन पे ध्यान देना। अगर नहीं देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, इंपॉर्टेंस मान लीजिए। देखो सबसे पहले तो एडोलसेंट एज वो एज होती है जिसमें सोचने और समझने की शक्ति डेवलप होती है। अगर आप इस एज में बढ़िया से न्यूट्रिशन का ख्याल रखोगे तो ग्रोथ बढ़िया होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी, आपका दिमाग बढ़िया से डेवलप होगा। अगर ये सब होगा तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा, आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी तो जाहिर तौर पे आप लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, आपकी जॉब लगेगी। समझ गए। और अगर देखो ध्यान नहीं दिया जाता है इस एज में न्यूट्रिशन पे तो लंबे समय तक चलने वाले डिजीज जकड़ लेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। और ध्यान नहीं दिया गया तो फिर जैसा मैंने आपको बताया एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, जॉब नहीं लगेगी, तो फिर क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गई लड़कियां हस्बैंड के ऊपर, गरीबी आ गई, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई, वो कम पार्टिसिपेट कर पाएंगी सोसाइटी में क्योंकि फाइनेंशियली या फिर दूसरे ढंग से इंडिपेंडेंट नहीं है, बीमार हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई, सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा डेवलप नहीं हुई। तो ये सारे नुकसान हैं। अब समझ गए आप। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं, देखो सरकार की अभी जो इंटरवेंशंस है ना, जो भी स्कीम्स है ना, उनको अभी रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। और एडोलसेंट गर्ल्स के न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, ये सिर्फ न्यूट्रिशन संबंधित स्कीम नहीं होनी चाहिए, लाइफ साइकिल अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, लाइफ साइकिल अप्रोच। लाइफ साइकिल अप्रोच मतलब जैसे पूरे लाइफ साइकिल में आप इंश्योर करो न्यूट्रिशन की कमी ना हो। छोटा बच्चा हो उसमें आप न्यूट्रिशन का ख्याल रखो, आपकी स्कीम्स हैं जैसे ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। फिर एडोलसेंट अवस्था में आते हो तब न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाए। उसके बाद मदर बनते हो तब न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, मदर्स के लिए। उसके बाद
तो मतलब लाइफ के हर एक स्टेज में इसका ख्याल रखा जाए, ये लाइफ साइकिल अप्रोच होनी चाहिए। और ऐसा होगा तो जो ये इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ पुवर्टी है ना, इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ पुवर्टी मतलब अभी कोई वुमन पुअर है, गरीब है, मतलब कोई एडोलसेंट गर्ल्स है वो पुअर है, गरीब है, इस वजह से न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए सोचने समझने की शक्ति अच्छे से डेवलप नहीं हुई, और फिर उसकी शादी हो गई, गरीबी की गरीबी रह गई क्योंकि वो पढ़ी लिख नहीं पाई, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ, तो फिर उस महिला के बच्चे भी ज़्यादा पुअर होंगे। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। आपका परिवार गरीब था इसलिए बच्चे गरीब तो वो पढ़ लिख नहीं पाए, फिर वो बड़े होंगे वो भी गरीब। तो ये इंटरजनरेशनल साइकिल है ना गरीबी का, वो चलता रहता है, उसमें न्यूट्रिशन का भी रोल है। अब राइटर सजेशंस देते हैं, सजेशंस की बारी आती है। पहला सजेशन, जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं ना उनमें थोड़ा स्ट्रेटेजिक मॉडिफिकेशन आना चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स है, इसको प्रधानमंत्री की एक जो एम्बिशियस स्कीम है पोषण 2.0 स्कीम, इसके अंदर डाल दिया जाए ताकि इफेक्टिव ढंग से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और दूसरी जो स्कीम्स हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें अवेयरनेस के कंपोनेंट को, अवेयरनेस और एजुकेशनल प्रोग्राम के कंपोनेंट पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। अभी भी लोगों में ना अवेयरनेस की बहुत कमी है। और जो कम्युनिकेशन चलाया जाए वो टारगेटेड हो, लोकल कंडीशंस के हिसाब से हो, ताकि लोगों को मैसेज अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान हो ताकि इफेक्टिव ढंग से न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस होना चाहिए, जैसे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री और हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच में, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बीच में। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, एक होलिस्टिक नरेटिव की आवश्यकता है एडोलसेंट गर्ल्स के न्यूट्रिशन पे। मतलब एडोलसेंट गर्ल्स का जो न्यूट्रिशन है ना, इसका लिंकेज है मेंटल और फिजिकल वेलबींग से, प्रोडक्टिविटी से, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ से। आप ना इसे ये मत मानो कि हम इस पे पैसा एलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये सिर्फ हेल्थ कंसर्न नहीं है, ये इकोनॉमिक कंसर्न भी है। लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होंगी। अगर लड़कियां बढ़िया से, उनका माइंड डेवलप होगा, अच्छे से पढ़ेंगी लिखेंगी, उनकी जॉब लगेगी, तो बहुत सारे फायदे हैं। ये सरकार का सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन भी है। इकोनॉमी के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर डेटा इकट्ठा होना चाहिए, एविडेंस इकट्ठा होना चाहिए, उसके बेस पे स्कीम लॉन्च की जाए और टाइमली मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। ये पूरा आर्टिकल है जो हमने डिस्कस किया। अब अगला आर्टिकल गवर्नर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल फिलहाल में देखो अलग अलग राज्यों में, खास करके जहां पे सत्ता में कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी है वहां पे, क्योंकि गवर्नर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है वहां पे, तो इन राज्यों में ना चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स के बीच में काफी टकराव देखने को मिला बिल के पास होने से संबंधित। चीफ मिनिस्टर्स को यह लगता है गवर्नर ना लंबे समय तक बिल पर बैठ गए, उन्होंने बिल को अप्रूवल नहीं दिया, इससे सरकार का जो कामकाज है वो प्रभावित हुआ है। देखो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ना लोग सरकार चुनते हैं। अब कायदे से सरकार की ही चलनी चाहिए, कौन से कानून बनाया जाए, कौन से फैसले लिए जाएं जनता के हित में। लेकिन अगर सरकार कानून नहीं बना सकती ना, क्योंकि गवर्नर बिल पर बैठ गए हैं, असेंबली से बिल पास हो गया, फाइनल असेंट गवर्नर को देनी है, लेकिन गवर्नर दे ही नहीं रहे हैं असेंट, तो मतलब तो ये हुआ ना कि चुनी हुई सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है। मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फंक्शनिंग नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो तभी फंक्शनिंग होगी ना जब लोगों ने जिनको चुना वो अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं और वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो कानून बनाते हैं, तो ये रियल डेमोक्रेसी है। बट चुने हुए प्रतिनिधि कानून ही नहीं बना पा रहे हैं, तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फेलियर है। थोड़े बेसिक्स की बात कर लें, जो सीनियर एस्पायरेंट्स हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, बिगनर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो स्टेट के लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है, जैसे पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है, कोई बिल पार्लियामेंट से कैसे पास होता है, लोकसभा प्लस में राज्यसभा, उसके बाद दोनों से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाता है।
उसी प्रकार से स्टेट्स में हर एक जगह पे तो 2 हाउसेस नहीं होते, कई जगह पे एक ही हाउस है। तो जहाँ पे एक हाउस है वहाँ से बिल पास होने के बाद गवर्नर को साइन करना जरूरी है एक्ट बनने के लिए। अब देखो ये तो बार बार सेटल डाउन हो चुका है कि गवर्नर जो काम करते हैं ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से ही करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। हमारे देखो जो संविधान निर्माता थे ना उनकी इंटेंशन ये थी साफ तौर पे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर सिर्फ और सिर्फ एक्ट करें, एक्शन लें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस देते हैं उन्हीं के अनुसार। नाम के हेड हैं गवर्नर, असली पावर किसके पास में है? सीएम के पास में। यहां पे देखो एक पेंच है, पेंच ये है कुछ मामले ऐसे हैं जहां पे गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कुछ मामले ऐसे हैं जहां पे गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता डिसीजन लेने के लिए। हमारे संविधान का आर्टिकल 163 सेक्शन 2 ये बोलता है गवर्नर जब अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं ना तो इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, मतलब कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि गवर्नर ने इस मामले में अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल की, क्यों की, कैसे की। बट देखो ध्यान देने वाली बात यह है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर हो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इंडिपेंडेंट होके अपनी मर्जी से डिसीजन तभी ले सकते हैं जब संविधान ने उन्हें बोला हो। और संविधान ने क्या बोला है? संविधान ने जो बोला है आप समझिए, संविधान के आर्टिकल 200 के अनुसार, संविधान का आर्टिकल 200 ये बोलता है गवर्नर को जब बिल प्रेजेंट किया जाता है ना तो उसके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? या तो गवर्नर देखो उस बिल को अपनी एसेंट दे सकते हैं, साइन कर सकते हैं, या फिर उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। विदहोल्ड का मतलब होता है रिजेक्ट करना। रिजेक्ट वर्ड लिखा नहीं, डिग्निफाइड वर्ड लिख दिया विदहोल्ड, समझ गए। तीसरा कि गवर्नर उस बिल को लौटा सकते हैं असेंबली को फिर से कुछ सजेशंस के साथ में या फिर रिकंसीडर करने के लिए। और देखो मनी बिल को गवर्नर नहीं लौटा सकते, लेकिन जब गवर्नर बिल को लौटाते हैं ना असेंबली के पास में बिल को रिकंसीडर करने के लिए, तो फिर ना हाउस के पास में यानी असेंबली के पास में ना 6 महीनों का वक्त होता है कि गवर्नर ने जो बिल वापस भेजा है उनके पास में क्या गवर्नर के सजेशंस माने जाएं या फिर पहले जो बिल पास हुआ था जो भेजा गया था गवर्नर के पास सेम टू सेम वही बिल भेज दिया जाए या फिर ना भेजा जाए। 6 महीने के अंदर अंदर फैसला लेना होता है असेंबली को। और एक बार अगर असेंबली फिर से वही बिल, पहले वाला बिल पहली वाली फॉर्म में वापस गवर्नर के पास भेज देती है ना, तो फिर गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं होती, फिर गवर्नर को वो बिल साइन करना ही होता है किसी भी सूरत में। अब देखो इसी आर्टिकल का आर्टिकल 200 का सेकंड प्रोविजन ये भी कहता है कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकता है बिल को प्रेसिडेंट के पास रेफर करने के लिए। किस केस में? जब देखो कोई बिल ऐसा है जिसमें हाई कोर्ट से उसकी पावर छीनी जा रही हो, तो ये बिल, इस टाइप का बिल गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है प्रेसिडेंट की राय के लिए, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 201 है ना, इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि जब किसी बिल पे प्रेसिडेंशियल एसेंट की आवश्यकता हो तो तब क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। मतलब समझ गए? देखो संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नर की डिस्क्रिशन का मतलब यह है कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए बिल को होल्ड करके बैठ जाएं, उस पर कोई फैसला ही ना लें। अगर गवर्नर ऐसा करते हैं तो ये एक प्रकार से संविधान की मशीनरी का फेलियर है। हमारे संविधान निर्माताओं ने गवर्नर के लिए तय सीमा पता है क्यों नहीं रखी थी कि आपको इतने दिनों के अंदर या फिर महीनों के अंदर बिल पर फैसला लेना है। टाइम लिमिट नहीं रखी गई थी आर्टिकल 200 में और आर्टिकल 201 में। उसका भी रीजन है, उसका रीजन ये है हमारे संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि मान लीजिए हाउस से बिल पास हो चुका है
और गवर्नर के पास में अभी जो असेंट है वो पेंडिंग है। बट इसी बीच हाउस डिसॉल्व हो गया, मतलब हाउस का जो कार्यकाल था 5 साल का वो खत्म हो गया, या फिर सरकार गिर गई किसी भी प्रकार से। तो संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि बिल लैप्स हो जाए। उन्होंने गवर्नर के बारे में कुछ मतलब ऐसा सोचा ही नहीं कि गवर्नर की जो पोजीशन है इतनी सिग्निफिकेंट है। इसीलिए तो उनको यह लगता था कि बस हाउस से बिल पास हो गया तो गवर्नर की जो एसेंट है वो तो फॉर्मेलिटी होगी, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो इस खतरे को बचाने के लिए कि हाउस से बिल पास हो गया, गवर्नर की एसेंट पेंडिंग है, लेकिन मीनवाइल हाउस डिसॉल्व हो गया, तो बिल लैप्स ना हो, यह इंश्योर करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने गवर्नर के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई थी कि आपको इतने समय के अंदर ही बिल पर फैसला लेना है। जबकि असेंबली पर भी लिमिट लगा दी गई है कि गवर्नर से बिल वापस आए तो 6 महीनों के अंदर अंदर आपको डिसीजन लेना है। बट गवर्नर के ऊपर टाइम लिमिट नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माता नहीं चाहते थे हाउस डिसॉल्व होने की सूरत में बिल लैप्स हो जाए। अगर बिल हाउस से पास हो चुका है, गवर्नर की असेंट पेंडिंग है, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी रहे, और हाउस डिसॉल्व भी हो गया तो बिल लैप्स नहीं होना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन निकालते हुए राइटर यही बोलते हैं, गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए किसी बिल को अपने पास रिजर्व करके रख लें, उस पर कोई फैसला ना ले। अगर बिल को लौटाना है तो रिकमेंडेशंस के साथ लौटाओ एज सुन एज पॉसिबल। फिर असेंबली के पास 6 महीने का समय है, उनकी मर्जी है वो क्या करेंगी बिल पे। क्या उसी स्वरूप में वापस गवर्नर के पास भेजना है या फिर बदलाव करने हैं जो गवर्नर ने सजेशंस दिया है। अगर कोई बिल हाईकोर्ट की पावर छीन रहा है ना, तो गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है कि उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास में रेफर कर दिया जाए। लेकिन बिल पे एक्ट ना करना, कुछ भी एक्शन ना लेना, ये देखो एक प्रकार से संविधान की भावनाओं का उल्लंघन है, और इसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए अगर गवर्नर ऐसा करते हैं तो। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देश की इकोनॉमी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हाल ही में ना हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरम, इन्होंने प्राइवेट कंपनीज को संबोधित करते हुए एक स्पीच दी, जिसमें इन्होंने कहा कि पैंडेमिक में जो झटका लगा था ना, महामारी में जो झटका लगा था, उससे अब इंडिया की इकोनॉमी बाहर आ गई है। पिछले साल जो इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ रेट रही, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा रही, 7.2% की, और अब आने वाले समय में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ना, कई सालों तक 6.5% से लेकर 7% के बीच में रहेगी। अगर कोई रिफॉर्म्स ना लिए तो भी इतनी ग्रोथ रेट इंडिया की रहेगी आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ऑटो पायलट मोड में आ चुकी है। जैसे देखो 1979 से लेके 2008 के बीच में चाइना की इकोनॉमी ने जबरदस्त परफॉर्म किया था विदाउट ओवर हीटिंग प्रॉब्लम। ओवर हीटिंग का मतलब देखो ये होता है जैसे एकदम से तेजी से इकोनॉमी ग्रो हो जाए रैपिड रेट से, जैसे प्रॉपर्टी के रेट एकदम से बढ़ गए, इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ गया, तो ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं है। फिर एकदम से बबल टूट जाएगा और फिर इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी बबल टूटते ही। तो राइटर ये कहते हैं, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अनुसार पहले इंडिया की इकोनॉमी ने ऐसा किया है, एकदम से तेजी से ग्रो हुआ, फिर बबल टूट गया, फिर स्लो डाउन हो गया, 3-4 साल एकदम तेजी से ग्रो किया, फिर धीरे। बट अब इंडिया की इकोनॉमी ऐसे स्टेज में आ चुकी है कि आने वाले 10-1 सालों में लगातार इंडिया की इकोनॉमी अच्छे ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी, 6.5% से लेकर 7% के बीच में, जैसा कि चाइना ने ग्रो किया था 1979 से लेकर 2008 के बीच में। क्योंकि अब इंडिया की इकोनॉमी के पास स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इंडिया के मैक्रो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट इत्यादि, इन्फ्लेशन, ट्रेड डेफिसिट ये भी कंट्रोल में है बढ़िया ढंग से। अभी बैंक्स की बैलेंस शीट उतना खराब नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट से नहीं जूझ रही हैं, काफ़ी सारी सरकार ने अच्छे रिफॉर्म्स लिए हैं, जैसे जीएसटी, डिजिटाइजेशन, उनका इंपैक्ट अब देखने को मिलेगा। देखो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये सब बोला ना, जाहिर तौर पे एक तरफ से मोटिवेशन देना चाहते थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारी प्राइवेट कंपनीज को, कॉर्पोरेट ग्रुप्स को, कि आप इन्वेस्ट कीजिए। प्राइवेट इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है ना तो भी इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ना ज़्यादा तभी इन्वेस्ट करता है जब उसे इकोनॉमी पे भरोसा होता है कि हाँ आने वाले दिन अच्छे आएंगे इकोनॉमी के दृष्टिकोण से। तो वही भरोसा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर दिलवाने की कोशिश कर रही हैं।
और देखो इसी समय उनका ये कहना कि अब इकोनॉमी ऑटो पायलट मोड में है, अपने आप से बढ़िया परफॉर्म करती जाएगी, इसका तो साफ साफ संकेत ये है कि सरकार अब बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं लाने वाली है। जैसे जीएसटी में कुछ कमियां हैं उसको सरकार रैशनलाइज नहीं करेगी, मार्केट लॉज में बहुत सारी कमियां हैं, स्टॉक एक्सचेंज जैसे उनमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन सरकार अब कुछ ज़्यादा फेरबदल करेंगे नहीं। 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं तो उससे पहले सरकार ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे स्टील, सीमेंट, इनमें तो आने वाले दिनों में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, हायर कैपेसिटीज देखने को मिलेंगी, लेकिन सभी सेक्टर्स में कैपेसिटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए ना बड़े लेवल पे रिवाइवल जरूरी है, बड़े लेवल पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए प्राइवेट कंपनीज का। 2020-21 में यानी कोविड से पहले भी हमारे देश की इकोनॉमी ना तेजी से ग्रो नहीं कर रही थी, स्लो डाउन कर रही थी उस समय। तो यूं कहना कि सिर्फ कोरोना की वजह से इकोनॉमी ने स्लो डाउन किया ठीक नहीं है, कोरोना से पहले भी देश की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही थी। इसलिए उस स्टेज पे आना जो कोविड से पहले थी, कोविड की महामारी से पहले जो इकोनॉमी की स्टेज से थी, उसी स्टेज पे वापस आना कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि उस समय देश की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही थी। ये देखो इकोनॉमी ने ग्रो किया था सिर्फ 3.9% की ग्रोथ रेट से 2019-20 में, और उससे पहले 2018-19 में देश की इकोनॉमी ने ग्रो किया था 6.5% की रेट से। सबसे मेन पॉइंट देखो यही है, डिमांड जनरेट करना। जब तक हमारे देश में लाखों लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, उनके पास पैसे नहीं आएंगे खर्च करने के लिए, तो डिमांड जनरेट नहीं होगी। डिमांड जनरेट नहीं होगी तो प्राइवेट कंपनीज फिर प्रोड्यूस किसके लिए करेंगी, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए करेंगी। तो जॉब्स देना युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके पास पैसे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से कोविड-19 की महामारी आई है, बहुत सारी कंपनियां चाइना को छोड़ के या चाइना के साथ साथ किसी दूसरी जगह पे भी अपना प्लांट लगाना चाहती हैं, इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इंडिया इसके लिए बेहतर ऑप्शन है, बावजूद इसके बहुत सारे रिफॉर्म सरकार ने नहीं लिए हैं। अभी भी कई सारी चीज़ों की इंपोर्ट करने पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। एंजल टैक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और एंजल टैक्स लगता ही क्यों है, ये भी, इस पर भी बहुत सारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स ने क्वेश्चंस रेज किए हैं। एंजल टैक्स मतलब एंजल इन्वेस्टमेंट पे जो टैक्स लगता है, आपने पढ़ा होगा ना इकोनॉमी में। जैसे मैंने कोई स्टार्टअप ओपन किया, अब कोई अमीर पर्सन है जैसे रतन टाटा जी हैं, उन्होंने मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया, कोई ज़्यादा मैनेजमेंट में सीट वगैरह नहीं मांगी, तो वो एंजल इन्वेस्टमेंट है। इस पे जो टैक्स लगता है वो है एंजल टैक्स। अभी भी कोई नई कंपनी बनानी है तो ऑनलाइन सर्विस बहुत पुअर अवेलेबल है या तो अवेलेबल ही नहीं है, तो इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। गवर्नमेंट को बिजनेस करने का जो इकोसिस्टम है वो बहुत आसान, बहुत सुविधाजनक बनाना होगा, तब जाके देश में इन्वेस्टमेंट आएगी, तब जाके जॉब्स मिलेंगी युवाओं को, तब जाके डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद देखो मणिपुर से संबंधित आर्टिकल है, इसमें कुछ जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप यूज कर सको। देखो मणिपुर में वायलेंस हुआ है। अब नॉर्थ ईस्ट में ना अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहते हैं, कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। प्रॉब्लम है वो तो पहले से ही पता है, प्रॉब्लम आज़ादी के बाद की नहीं है, आज़ादी से पहले भी थी। लेकिन बोला यह गया कि जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, कल्चर विभिन्न कम्युनिटीज़ का आपस में मिलने लगेगा, नेशनल आइडेंटिटी बड़ी हो जाएगी, इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस हो जाएगा, तो वायलेंस जो है वो कम हो जाएगा, इंसर्जेंसी कम हो जाएगी। देखो मणिपुर का एग्जाम्पल ये बताता है, मणिपुर में भी पहले से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छी होने लगी हैं, लेकिन इन चीज़ों से ना विभिन्न जो ट्राइबल आइडेंटिटीज़ है ना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं हो रहा है। यही देखने को मिला अभी मणिपुर में। मणिपुर में अभी कुकी और मैती कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिफरेंस है ना, उनको ख़त्म किया ही नहीं जा सकता, इस स्टेज पे वो आ चुके हैं। ट्राइब के प्रति लॉयल्टी ज़्यादा है, बल्कि नेशनल आइडेंटिटी से भी ज़्यादा ट्राइब के प्रति जो लॉयल्टी है वो ज़्यादा है, ट्राइबल आइडेंटिटी ज़्यादा है। सब में नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों में। तभी तो इंसर्जेंसी वगैरह, वायलेंस वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है कई जगह पे नॉर्थ ईस्ट में। किसी एक कम्युनिटी की, एक पर्सन की बात नहीं है। और एथनिक सब नेशनलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में। एथनिक सब नेशनलिज्म मतलब जैसे एक ट्राइब के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, हमारा अलग से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमारी ट्राइब के लोगों के लिए अलग से स्टेट होना चाहिए।
ऐसा जो एथनिक सब नेशनलिज्म है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। और अभी तो मणिपुर में वायलेंस देखने को मिला, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बाकी इलाकों में भी ना अलग अलग ट्राइब्स के बीच में या प्लेन एरिया या फिर ट्राइबल लोगों के बीच में हैं टेंशंस। तो उसके लिए ना इम्पोर्टेंट यही है कि केस बाय केस बेसिस पे बिल्कुल माइक्रो में जाके आप प्रॉब्लम्स को हैंडल करो और ये एज्यूम करके मत बैठो कि डेवलपमेंट आएगी तो सब कुछ अपने आप से ठीक हो जाएगा। और जितना ज़्यादा हो सके लोकल लेवल पे पावर दो, लोकल लेवल पे। वैसे ऑलरेडी स्पेशल प्रोविजंस है नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स को, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के हाथ में पावर दोगे तो उतना ही बेहतर है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। अब एथिक्स के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कुछ न्यूज़। जैसे यहाँ पर देखो एक एथिक्स की केस स्टडी है, वरकारी सेक्ट है। वरकारी सेक्ट के बारे में शायद आपने प्री में पढ़ा हो। भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं वरकारी सेक्ट के लोग। महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर, वहाँ पर तीर्थ यात्रा करते हैं और समागम होता है। एकादशी का जो फेस्टिवल है वो पंढरपुर में इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं वरकारी सेक्ट की। अब हुआ क्या, एक घटना सामने आई। पुणे डिस्ट्रिक्ट में ना वरकारी सेक्ट के लोगों के द्वारा एक प्रोसेसन निकाला जा रहा था। तो आरोप ये है पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज कर दिया। यहाँ पे एथिक्स की केस स्टडी ये है, मान लीजिए आप भी पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी, हम इस रिलीजियस प्रोसेसन की बात नहीं कर रहे, किसी भी धर्म का कोई भी रिलीजियस प्रोसेसन जा रहा है सड़क पे और एकदम से मतलब ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो आप के सामने ये डायलेमा है कि मैं एक्शन लूं या ना लूं। तो जो विचार आपके मन में चल रहे होंगे, जो आर्गुमेंट्स आपके मन में चल रहे होंगे वो बताइए, जिसके बेस पे आप डिसीजन लोगे। तो दोनों साइड के आर्गुमेंट्स यहाँ पे बताओगे। एक्शन आपको इसलिए लेना चाहिए कि प्रोसेसन है, पुलिस से परमिशन नहीं ली गई है, पब्लिक सेफ्टी, इवन जो फॉलोअर्स हैं जो प्रोसेसन में शामिल हैं उनकी सेफ्टी भी खतरे में आ सकती है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर परमिशन नहीं ली तो एक्शन लेना आपका कर्तव्य है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी आपकी ड्यूटी है। और एक्शन ना लेने के पक्ष में ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि राइट टू रिलीजन है, हालांकि राइट टू रिलीजन में भी एक्सेप्शंस हैं। दूसरा, एक्शन लिया तो किसी एक कम्युनिटी के लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं और वायलेंस और ज़्यादा भड़क सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजन हमारे देश में एक इमोशनल एंगल भी जोड़ता है। मतलब जहाँ रिलीजन आ जाता है तो इमोशनल एंगल भी आ जाता है। तो आप तुरंत की तुरंत एक्शन ना लो, जैसे तैसे उनको समझा बुझा के जल्दी ख़त्म करवाओ या फिर कोई बीच का सॉल्यूशन आप निकालो, यही आप केस स्टडी में दे सकते हो। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो फिर आपको एक्शन लेना होगा, फिर ये सारे आर्ग्यूमेंट्स डाइल्यूट हो जाएंगे, फिर तो इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता होगी। तो केस स्टडी में कितनी डिटेल्स दी हुई हैं उसके आधार पे आप अपने सजेशन दे सकते हो। फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए बहुत सारे। अब देखो एक बार हम जल्दी से समरी देख लेते हैं। न्यूट्रिशन वाले आर्टिकल्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया। एडोलसेंट न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसी एज में कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन पर। अगर इस समय इस एज में न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, इस एज में हमारे देश में अंडर न्यूट्रिशन और एनीमिया की शिकायत काफ़ी ज़्यादा मिलती है। बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं न्यूट्रिशन कम है इसके लिए। जैसे कि देखो कल्चरल फैक्टर्स जो हमने सारे डिस्कस किए थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, टारगेटेड न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस की आवश्यकता है, कन्वर्जेंस की आवश्यकता है, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कुछ स्कीम्स को आपस में कन्वर्ज करने की आवश्यकता है। और कंसिक्वेंसेस काफ़ी बुरे हैं न्यूट्रिशन को नेग्लेक्ट करने के। जैसे देखो लंबे समय तक पुवर्टी चलती रहती है, इंटरजनरेशनल डिजीज़ का शिकार हो जाती हैं महिलाएं, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम रहता है, फाइनेंशियली एम्पावर नहीं हो पाती, समाज में उनका पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। ये सारा हमने डिस्कस किया है। इसलिए न्यूट्रिशन पे ध्यान देना जरूरी है। इसलिए पुवर्टी का साइकिल तोड़ना है तो कुछ स्कीम्स में मॉडिफिकेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। एविडेंस डेटा की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। पूरे देश की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लड़कियां हैं उनका एडोलसेंट एज में न्यूट्रिशन पे ध्यान देना। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद लास्ट में ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। 3 पार्ट्स है क्वेश्चन के। पहले चैलेंजेस बताना है, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है देश के लिए जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनकी न्यूट्रिशन संबंधित नीड्स पूरा करने में, और लास्ट में मेजर्स भी बताने हैं। ये पॉइंटर्स हैं आंसर देने के लिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन।
फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।